सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। हर रोज़ ये क्लास होती है खासकर उन बच्चों के लिए जो कोचिंग सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या पहुंच नहीं सकते हैं वहां तक। अगर आप 45 मिनट्स फोकस के साथ रहते हैं 40 मिनट्स, तो ये 40 मिनट्स आपके दिन के सबसे अच्छे होंगे एज़ फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड। 6 to 8 आवर्स की लर्निंग को हम कंपाइल करते हैं आधे घंटे में। चलिए फटाफट शुरू करेंगे अपने उसी अंदाज के अंदर ऑफ कोर्स नाम के इस एडिटोरियल को आज सुबह के। देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है, आपको टाइटल से पता लगेगा। आपने एक छोटा सा ना फ्रेज सुना होगा ऑफ कोर्स, जैसे आपसे कोई पूछता है अरे तुमने 10वीं पास कर ली, तुम्हारा 10th का एग्ज़ाम था, क्या रहा उसका? ऑफ कोर्स आई पास्ड। ऑफ कोर्स का मतलब क्या है भाई? एक्सपेक्टेड ही था, करना ही था, ये काम मैंने कर दिया, है ना। ऑफ कोर्स इंडिया वन द मैच, इंडिया को जीतना ही था और इंडिया जीत भी गई। तो ऑफ कोर्स होता है, उसमें ऑफ लगा होता है। इसने यहाँ क्या लगा दिया? ओ डबल एफ। अब देखो इसको समझने के लिए इसका मतलब आपको कोर्स वर्ड पे जाना पड़ेगा। कोर्स होता है रास्ता या पाथ। जैसे आपका भी कोर्स होता है ना, कोई आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका कोर्स होता है, तो उसका रास्ता ही होता है वो सारा का सारा, है ना। कैसे उस सब्जेक्ट को आप शुरू से लास्ट तक मास्टर करोगे, इसीलिए उस करिकुलम को अपने कोर्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जिस रास्ते होनी चाहिए उसी रास्ते है, एज एक्सपेक्टेड है। और अगर ऑफ कोर्स में ओ डबल एफ कर दें जैसा कि इसने यहाँ किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ हट गई है अपने रास्ते से। ओ डबल एफ प्रपोजिशन इंग्लिश में ये बताती है कोई चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ से अलग हो जाए या हट जाए। तो अपना टाइटल क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कोई चीज़ अपने कोर्स से, अपने रास्ते से गई है भटक। अब वो चीज़ के बारे में बताएगा अपने को इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है द रियल इशू विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी इज़ दैट इट इज़ रडरलेस। कह रहा है जो रियल इशू है ना, जो सबसे मेन मुद्दा है, और किसके साथ? इस वाटर अथॉरिटी के साथ में। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसके साथ में। कह रहा कावेरी वाटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अथॉरिटी है, उसका जो मेन मुद्दा है, उसके साथ जो मुद्दा है इस वो क्या है? वो है कि इट इज़ रडरलेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पूरी तरह से रडरलेस है। रडरलेस वर्ड को समझने के लिए पहले वर्ड को समझे, रडर को। रडर होता है, आपने जहाज़ की पूंछ देखी है ना किसी विमान की, जिस पूंछ के सारे विमान जो है ना आपका जहाज़ हॉरिजॉन्टली मूव करता है, मतलब लेफ्ट राइट जिसमें जाना होता है। यही पूंछ शिप के पीछे भी होती है, उसको भी रडर बोलते हैं। तो रडर क्या होता है? वो आपके शिप का एम होता है, आपके जहाज़ का जो है ना निशाना होता है, किस तरफ जहाज़ को मोड़ना है, उस पूंछ को बोलते हैं रडर। अगर कोई चीज़ रडरलेस है मतलब वो चीज़ एमलेस है, उस चीज़ का कोई पर्पस नहीं है, उस चीज़ का कोई मकसद नहीं है। तो कह रहा है ये अथॉरिटी जो है ना, ये बिना पर्पस बिना मकसद की है, और यही इसके साथ इशू है इस अथॉरिटी के साथ में। ग्रामर वोकैबुलरी हमेशा लॉजिक के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। रट्टू तोता आपको नहीं बनाना मुझे, मैं खुद भी नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ आप में से कोई बने। लॉजिक के साथ चलते जाओ, मैं इसमें 90% जगहों पे आपको मैथ्स रीजनिंग जैसा लॉजिक बताऊंगा वोकैबुलरी और ग्रामर के पीछे। ये अपनी खासियत है क्लास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं ग्रीन, इस सेंटेंस के नहीं पूरे एडिटोरियल के, और सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं और हेल्पिंग वर्ब्स हैं पिंक। ये करने का मकसद ये है आप जो लोग स्ट्रगल करते हो इंग्लिश में, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो ग्रेजुएट होने के बावजूद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद, रीज़न ये है आप अभी आजमा लो। आप जिस सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज हो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाते हो। तो फर्स्ट स्टेप है सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना। ये स्टेप मैंने आपके लिए टाइम निकाल करके करता हूँ हर रोज़। आप अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को मेरे सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मैच करें। अगर मेरा विच आ रहा है तो आपका भी विच आना चाहिए। ये फॉर्मूला की तरह है, ऐसा नहीं आपका ईयर आएगा, आपका भी विच ही आएगा। तो इसको जरूर से एक्सरसाइज को फॉलो करें। दूसरी चीज़, वर्ड्स को रटने के बाद, उनको याद करने के बाद, रटने की बजाय उन पर एक सेंटेंस बनाओ। जैसे रडरलेस पे एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, भूलोगे नहीं इस वर्ड को कभी। आपने याद होगा बिहार के अंदर राबड़ी देवी का राज होता था, है ना। उस टाइम क्या थी? इलिटरेट सीएम थी। उस समय जब मैं बहुत छोटा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा ना, तो मैंने इस वर्ड को पहली बार नोट किया था, पहली दफ़ा। वो वर्ड मुझे अभी भी याद है, वो सेंटेंस क्या था? द स्टेट इज़, अभी वॉज हो गया, द स्टेट वॉज रडरलेस फॉर ऑलमोस्ट 5 years अंडर एन इलिटरेट सीएम। स्टेट बिल्कुल दिशाहीन थी, पर्पसलेस थी, रडरलेस थी, कम से कम 5 साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए एक अनपढ़ सीएम के नीचे, है ना। उस समय के न्यूज़पेपर का आया हुआ एक सेंटेंस है, जिससे मैंने इस वर्ड को आज भी डिटेल जो है ना जो रिलेट करके रखा हुआ है। यही तरीका वोकैबुलरी को रिलेट करने का, वर्ड्स बना करके, वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बना करके अपने दिमाग में रखो। कोई बुरा मत मान जाना भाई, कोई लालू वाला आदमी है, ये वर्ड सेंटेंस है आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ना। पॉलिटिक्स नहीं करनी है अपने को कमेंट सेक्शन में। चलो एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ।
क्या हुआ इसके अंदर, कावेरी वाटर अथॉरिटी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है ना, जल शक्ति नाम के मंत्रालय के नीचे, है ना, वाटर जो अपना मंत्रालय है ना उसके नीचे ले लिया। हुआ इससे क्या, ये कावेरी है ना वास्तव में अपने आप ही एक बहुत बड़ा विवाद है कावेरी नदी का, दो स्टेट्स के बीच में साउथ की। इसके होने के बाद क्या हुआ, दोनों स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, है ना, वो सेंटर से लड़ रहे हैं दोनों स्टेट्स कि इसको आपने अपने अंडर क्यों ले लिया। अपने अंडर लेने के बाद तो आप इसके ऊपर अपना राज चलाओगे, है ना, हमारे ऊपर जो है हमारे आपस का मामला है, आप अपने नीचे लेकर के इस वाटर अथॉरिटी को, कावेरी के ऊपर आप अपना राज चलाओगे। हुआ क्या, एडिटोरियल ये कह रहा है कि ये काम तो करना ही था। ऐसा कावेरी वाटर अथॉरिटी नहीं, हर वाटर अथॉरिटी को इंडिया अपने अंदर ले चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कावेरी बच गई थी, इसको लेट से लिया, बस यही गलती है सेंटर की। इसको लेना नहीं लेना है ना, इस पर कोई 10 सवाल नहीं है। दूसरा बोला, नहीं लेने से पहले भी ये सेंटर के अंडर ही काम कर रही थी, इसका आज तक कोई चेयरमैन बना नहीं है जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो कह रहा काम तो ये कर नहीं रही थी, बाकी सब सेंटर के अंडर में आती हैं, तो इसको सेंटर के अंदर लेने में दिक्कत क्या है आपको। फिर ये कह रहा है लास्ट के अंदर मुद्दों को, पॉलिटिशियंस को कह रहा है आप इन इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज मत करो। कावेरी का नाम आया तो वोट मांगने के लिए आप जो है कावेरी वाटर अथॉरिटी के पीछे लग गए हैं ना, कि इसको सेंटर ने अपने नीचे ले लिया, मोदी शाह ने। बोला ऐसे काम मत करो, आप जो काम सही है उसको सही बोलो, ऐसे मुद्दों के ऊपर रोटियां सेकोगे तो भी वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, इन कामों को बंद करो आप लोग, है ना। तो एक छोटा सा इसने लेक्चर सा दिया अपने पॉलिटिशियंस को कि इस तरह की अच्छी हरकतों में ना पड़ें, जो चीज़ जहाँ बिलोंग करती है वहाँ पहुँच गई है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटी समरी है, आगे आप डिटेल्स देखेंगे इसकी, जरूर से इसको 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर समराइज करें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। समराइज करने से होगा क्या, हर रोज़ आप लिखेंगे, इसी से आप थोड़े बहुत क्लूज लो, है ना, कैसे लिखा जाता है। अब 10, 15, 20, 25 समरीज लिखो, आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। शुरू करें आगे। कह रहे द कावेरी इस, ये कावेरी तो मालूम है ना आपको, नदी है अपनी, रिवर है, गंगा है, यमुना, वैसे कावेरी है। कह रहे द कावेरी इज़ अ पेरिनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। कह रहे कावेरी जो है ना वो कंट्रोवर्सीज का एक सोर्स है, और कैसा सोर्स है, पेरिनियल। समझ गए, कावेरी एक स्रोत है कंट्रोवर्सीज का, विवादों का, और कैसा स्रोत है, पेरिनियल। ये पेरिनियल वर्ड है ना, पहले यहाँ पॉज करो और आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ इसका क्या मतलब समझते हो आप पेरिनियल का। डिक्शनरी विक्शनरी नहीं खोलना, नहीं तो मैं आपको रियलाइज़ नहीं करवा पाऊंगा आपकी मिस्टेक कहाँ है। चलो अपने दिमाग में सोच लेना आपने क्या मतलब निकाला इसका। अब मैं आपको एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक कन्फ्यूजन है जो बहुत लोगों के दिमाग में है और आज भी उनको पता नहीं है। पेरिनियल और एक ऐसा दूसरा रूट होता है एनुअल, एनुअल और इनियल, ठीक है ना, दो रूट्स हैं। एनुअल और इनियल दोनों का मतलब क्या होता है, ईयर, पर इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, है ना, एनुअल और इनियल। अब कैसे, आपने एक वर्ड सुना होगा बाय एनुअल और एक वर्ड सुना बाय इनियल, दो वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, पर इन दोनों को आप जो कंफ्यूज कर देते हो इनियल और एनुअल रूट को एक समझ के। कैसे, बाय एनुअल का मतलब है जो चीज़ साल में 2 बार हो, या यूँ कह दूँ हर 6 महीने से 1 बार हो, है ना। बाय एनुअल का मतलब है साल में 2 बार होने वाली चीज़, ट्वाइस इन अ ईयर, बाय इन अ एनुअल। और बाय एनुअल का मतलब क्या है, जो चीज़ 2 साल में 1 बार हो। समझ गए मेरी बात को, साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार। जब तक ये 1 बार होगी ना, ये 4 बार हो चुकी होगी, इतना फ़र्क है इन दोनों में, बाय एनुअल और बाय इनियल के अंदर। अब ये देखो एनुअल पे तो और रूट्स, और इस रूट पे ज़्यादा वर्ड्स बनते नहीं हैं। आप एनुअल, बाय एनुअल को सेमी एनुअल भी बोलते हैं ना, साल में 2 बार, जैसे सेमीफाइनल होता है फाइनल का आधा, सेमी एनुअल हो गया एनुअल का आधा। समझ गए ना, बाय एनुअल और सेमी एनुअल 2 ही वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है, साल में 2 बार। अब ये इनियल पे आपने बाय से तो समझ लिया इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझो, आगे बढ़ाते हैं इस पे और वर्ड्स बनाते हैं इस रूट पे। ट्राइनियल क्या होगा इसका मतलब, जो 3 साल में 1 बार हो, ट्राइनियल। पेरिनियल क्या होगा इसका मतलब, ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय वक्त तक रहे, है ना, बहुत लंबे सालों तक रहे, बार बार चलती रहे, उसको कहते हैं पेरिनियल, हर कुछ सालों बाद निकल करके आ जाए। अच्छा सर कितने सालों बाद, ये पेरी से क्या समझे, जनरली ये साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में हम यूज़ करते हैं 3 ईयर्स का पीरियड, तो पेरिनियल को आप बोल सकते हैं 3 साल का एक पीरियड, है ना, पर ज़रूरी नहीं है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत ही लंबा पीरियड। पेरिनियल हर वो चीज़ है बहुत लंबी चलती है, ट्राइनियल बाइनियल नहीं, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल चलती रहती है। अब इसी से एक बहुत शानदार वर्ड बनता है, 1 वर्ड, मिलेनियल। मिलेनियल क्या हुआ है, वो चीज़ जो एक मिलेनियम में 1 बार हो, 1000 सालों में 1 बार हो, ये तो सिंपल इसका मीनिंग है। अब एक इसका दूसरा मीनिंग है जो प्रचलन के अंदर है, प्रेवलेंट है, जो इसका सीधे सीधे नहीं निकलता, वो बच्चे जो सन 2000 से पहले और सन 1990 के बाद पैदा हुए हैं, मतलब 91 से लेकर 99 तक, या सन 2000 तक, ईयर 2000 तक पैदा हुए हैं, उन बच्चों क्या बोलते हैं, मिलेनियल किड्स, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बच्चे जो सन 1990 से 2000 के बीच में पैदा हुए हैं, ये बच्चे क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि एक
खास बच्चे हैं, ये इस तरह के बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जो है ना रिटर्न हिस्ट्री के अंदर सदी को चेंज होते हुए देखा है। जब पहले बार दफ़ा चेंज हुई थी तब तो बच्चों को आज तक हिस्ट्री है नहीं उनकी, तो ये मिलेनियल किड्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक बार 1000 साल में एक बार ही हुए हैं जिन्होंने सदी को चेंज होते हुए देखा है। समझ गए ना। मिलेनियल किड्स वो भी होते हैं जिनको आप बोलते हो जिन्होंने मारियो खेली है बचपन में, कॉन्ट्रा खेली है ना, इस तरह से इसको जो है आजकल पॉपुलर कल्चर में जाना जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मिलेनियल, याद करें। बढ़ते हैं आगे। अब समझ गए ना सोर्स कंट्रोवर्सी का कैसा है, बार बार निकल करके आने वाला सोर्स, बहुत सालों तक चलने वाला सोर्स है ये कोवेरी। चलो कह रहा है द लेटेस्ट पॉलिटिकल रॉ टू इरप्ट इन तमिलनाडु is around the center's April 24 notification, bringing the Cauvery Water Management Authority under the administrative control of Union Ministry of जल शक्ति। कह रहे जो सबसे नई रॉ आई है ना, सबसे नई फाइट आई है, आर्गुमेंट आई है, बहस आई है, मुद्दा आया है। और कौन सी बहस, इरप्ट होने वाली, निकल करके आने वाली। तो सबसे नई सियासी बहस जो निकल करके आने वाली आई है तमिलनाडु में वो है, अच्छा क्या है वो, कह रहे वो है अराउंड चारों तरफ सेंटर के अप्रैल 24 को नोटिफिकेशन के। कौन सा नोटिफिकेशन, ब्रिंग करने वाला, लेकर के आने वाला इस अथॉरिटी को नीचे अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के, प्रशासनिक कंट्रोल के, और किसके, यूनियन मिनिस्ट्री जो है ना अपनी, जो अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री है जल शक्ति, उसके नीचे। अब देखो ये मिनिस्ट्री कौन सी है जल शक्ति, कह रहे विच वॉज क्रिएटेड अ ईयर अगो बाय कंबाइनिंग टू मिनिस्ट्रीज, जिसको क्रिएट किया गया था एक साल पहले कंबाइन करके दो मिनिस्ट्रीज को। समझ गए सेंटेंस को। तो ये है लेटेस्ट प्रो, ये है लेटेस्ट फाइट तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ी बहस। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ग्रामर में। सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, इसको क्रिएट किया गया था एक साल पहले दो मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करके। सर्च करो हाथों हाथ किन दो मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करके जल शक्ति को क्रिएट किया गया था ना। आपको इंग्लिश सीखनी है, साथ में अपना जीके जीएस भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए जल शक्ति किन दो मिनिस्ट्री से मिल करके बनी है पिछले साल। दूसरी चीज़ आ जाओ इसके पीछे ग्रामर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो मेन मुद्दे से शुरू करते हैं अपने आज के। ये लेटेस्ट आप देख रहे हो, कभी कभी आप देखोगे लास्ट, कभी कभी आप देखोगे लेटर, कभी कभी आप देखोगे लेटर। मैं आज आपकी वंस एंड ऑल कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये कैसे चारों वर्ड्स यूज होते हैं और इन चारों में क्या फ़र्क है। देखो लेट नाम की एक एडजेक्टिव है, लेट, लेट मतलब देरी से। लेट की कंपैरेटिव डिग्री बनती है लेटर या लेटर, दोनों बनती हैं, चाहे आप इसको बोल दो चाहे आप इसको बोल दो। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है लास्ट और लेटेस्ट, दोनों में से कोई भी। समझे मेरी बात को। लेट है ना, इसकी पॉजिटिव डिग्री तो लेट ही है, पर इसकी अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओ तो लेटर और लेटर दोनों बनती है। और लेटर की सुपरलेटिव बनती है लास्ट, लेटर की सुपरलेटिव बनती है लेटेस्ट। अब इनमें फ़र्क कैसे करना है सर, देखो पॉजिटिव डिग्री में तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री ऐसी दे दी जाए, लेटर और लेटर में से एक चुनाव करना पड़े, तो अगर आपको पोजीशन चूज़ करनी है ना, पोजीशन, तो आपको लेटर यूज़ करना है। और अगर आपको टाइम पीरियड यूज़ करना है तो आपको लेटर यूज़ करना है। वही चीज़ आपको लास्ट के साथ करनी है, पोजीशन चूज़ करनी है तो लास्ट, और अगर टाइम पीरियड चूज़ करना है तो जो आपको लेटेस्ट। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। मान लो एक मूवी है, उसके दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, इंटरवल से पहले का इंटरवल के बाद का। समझ गए ना। अब आपसे मैं सेंटेंस पूछता हूँ, अच्छा एक और कंडीशन देख लो, शाम के 5 बजे और फिर शाम के 6 बजेंगे, 6 बजे का टाइम 5 बजे के बाद आएगा, इतना तो आप समझते हो ना। अब इन सेंटेंसेस को देखते हो, इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर अपने 2 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। द बॉस इज़ बिजी इन अ मीटिंग, यू कैन मीट हिम लेटर या लेटर। बॉस मीटिंग में बिजी है, तुम उसे मीट कर सकते हो, मिल सकते हो, लेटर या लेटर। हिंदी में समझ जाएंगे तो मतलब बाद में। अब देखो इंग्लिश में दोनों का मतलब ये होता है बाद में, लेटर या लेटर दोनों का मतलब होता है बाद में। अब दोनों में से चूज़ कौन सा करोगे। देखो बात हो रही है यहाँ पे वक्त की, 5 बजे नहीं 6 बजे मिलना, 6 बजे नहीं 8 बजे मिलना। हम क्या कर रहे हैं, देरी से बात कर रहे हैं, वक्त की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेटर नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, लेटर। यू कैन मीट हिम लेटर। समझ गए। देखो फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ, पहला सिंपल था, आप लोगों को ज़्यादातर को पता होगा लेटर ही होगा, मीट समबडी लेटर। अब दूसरे में आप देखोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। अब देखना, आउट ऑफ द 2 चॉइसेस ही चॉज द लेटर 1 या लेटर 1। 2 चॉइसेस में से उसने चूज़ की बाद वाली। अब देखो यहाँ भी बाद ही आना है, लेटर और लेटर दोनों बाद ही होता है। बॉस से तुम बाद में मिलोगे तो लेटर मिलोगे, तो यहाँ भी लेटर लगा दें। 2 चॉइसेस हैं आपके पास, आपको बाद वाली चूज़ करनी है ना, लेटर वाली या लेटर वाली। अब बताओ कौन सा चूज़ करोगे आप। देखो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ये चॉइस है पार्ट ए, ये चॉइस है पार्ट बी। मैं अब अगर बाद वाला चूज़ करना है आपको, सेकंड पोजीशन पे जो पार्ट आ रहा है, पोजीशन
सेकंड पोजीशन वाला जो पार्ट है ना, चॉइस है, उसको आपको चूज़ करनी है। तो पहले पोजीशन को छोड़ दो, सेकंड पोजीशन में जो चॉइस आई उसको आप चूज़ कर लो। बात हुई पोजीशन की, दो चीज़ों की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा लेटर को, ठीक है ना। आउट ऑफ द टू चॉइसेस ही चॉज द लेटर वन, क्योंकि बात अब वक्त की नहीं हो रही, बात हो रही है सेकंड वाली चीज़ की, पोजीशन की। तो देखो लेटर का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ मैंने जस्ट अ मिनट, है ना, लेटर। तो लेटर का मतलब क्या होता है, दो में से बाद वाला। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला, है ना, देरी से आने वाला। अब देखो यही फॉर्मूला अपने लास्ट पे लगाएंगे। अब दो की बजाय आपके पास तीन चॉइसेस हों, आपको बोलूँ सबसे बाद वाली चूज़ करनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लास्ट वाली। सबसे आखिर वाला पोजीशन में लास्ट होगा, और लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे देरी वाला, या यूँ बोलूँ सबसे नया। लेटेस्ट वही होगा जो सबसे बाद में आएगा, और सबसे नया होगा उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट। समझ गए। अब देखो आगे इन सेंटेंसेस के अंदर और लगाते हैं हम। द लेटर पार्ट ऑफ द डिबेट कंसंट्रेटेड ऑन रडरलेस इश्यूज। लेटर पार्ट जो था डिबेट का, बाद वाला जो हिस्सा था, वो कंसंट्रेट करता था ऐसे इश्यूज पे जो रडरलेस थे, दिशाहीन थे। अभी ऊपर वर्ड देखा ना आपने मेरे साथ, रडरलेस। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएं, कौन सा पार्ट, पहले वाला है बाद वाला। देखो बात हो रही है यहाँ पे डिबेट के दो पार्ट्स की। हम यहाँ पे वक्त की बात नहीं कर रहे, हमने 5 बजे 6 बजे नहीं बोला, डिबेट 5 बजे हुई थी, हम 6 बजे के बाद कौन सी बात, हम तो बात कर रहे हैं डिबेट के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। बाद वाला जो पार्ट है ना, वो रडरलेस इश्यू पे कंसंट्रेट करता है, मतलब बात हो रही है पोजीशन पे। समझ गए ना। जब जब किसी चीज़ के दो पार्ट आएंगे तब तक आपको लेटर यूज़ नहीं करना, आपको लेटर यूज़ करना है ना। तो डिबेट के दो पार्ट थे, सेकेंड वाला पार्ट जो था वो हमें लगा लेटर पार्ट ऑफ द डिबेट कंसंट्रेटेड ऑन रडरलेस इश्यूज, ठीक है ना। वैसे होता है लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज जो है बोरिंग। शुरू वाला अच्छा था, बाद वाला पार्ट जो था वो बोरिंग था। पोजीशन में बाद आने वाला पार्ट जो था वो बोरिंग था। एक और सेंटेंस देखो, फॉलो दिस चैनल फॉर लास्ट या लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स। इस चैनल को लास्ट अपडेट्स या लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स के लिए फॉलो करें। अब कैसी, लास्ट होती है सबसे आखिर वाली, लेटेस्ट होती है सबसे नई। बात एक ही है दोनों, है ना। जो सबसे आखिर में आएगी वही सबसे नई होगी, पर आपको अगर मैं इन दोनों में से चूज़ करने के लिए बोलूँ तो आप यूज़ करोगे लेटेस्ट को। बिजनेस अपडेट अपने कौन सी चूज़ करते हैं, जो सबसे नई होती है ना। हमारे पास सबसे नई वाला हमें जो है मीनिंग चाहिए, लास्ट वाला नहीं चाहिए। लास्ट कौन होगा, 15 आदमी रेस में भाग रहे हैं, आप सबसे लास्ट में आए तो आप लेटेस्ट नहीं, फिर आप लास्ट आए हो। समझो, पोजीशन में आओगे तो लास्ट आओगे, टाइम में आओगे तो लेटेस्ट आओगे, पोजीशन में आओगे तो लेटर आओगे, टाइम में आओगे तो लेटर आओगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ लगाना है लेटेस्ट, लास्ट को निकाल देना है। अब एक लास्ट सेंटेंस और दिखाता हूँ आपको, पूरी आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठे, फिर क्विज को सॉल्व करना है आपको। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू मस्ट वॉश हैंड्स, वेयर अ मास्क and go out only for essential purposes. The last या latest step is the most essential step. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है और बाहर तभी जाना है जब जरूरी काम हो। समझ गए। 3 काम बता दिए मैंने आपको, 2 नहीं 3 काम बता दिए। तो अब बताओ, ये कह रहा है कि जो लास्ट वाला स्टेप है ना वो सबसे एसेंशियल है। अगर यहाँ लेटेस्ट लगा दूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे नया वाला स्टेप। लेटेस्ट मतलब सबसे नया, सबसे नए की बात नहीं हो रही, सबसे आखिरी वाले की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे आखिरी वाला स्टेप है बाहर जाना, नहीं जाना, सिर्फ काम से बाहर जाना। तो लास्ट स्टेप इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप। समझ गए। लेटेस्ट क्यों नहीं लगा, सबसे नया स्टेप नहीं, सबसे लास्ट वाला स्टेप। अगर इसी के अंदर से मैं ये लास्ट वाला स्टेप ही निकाल दूं, एसेंशियल पर्पसेस वाला, सिर्फ 2 स्टेप रखूं मैं। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू मस्ट वॉश हैंड्स एंड वेयर अ मास्क। यहाँ पे बीच में इसकी जगह मैं लगा दूं एंड। उस केस में लास्ट का क्या बनेगा, द लेटर स्टेप इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप। समझ गए। अगर यहाँ पे लेटर लगाता तो गलत हो जाता कि नहीं हो जाता, बाद में आने वाला। अरे भाई टाइम की बात नहीं हो रही, पोजीशन की बात कर रहे हैं। पहले आया ये वाला स्टेप वॉश हैंड्स वाला, बाद में आया मास्क पहनने वाला। आई थिंक आप इसको अगर अभी रिपीट कर लो, समझो एक बार और इस तरीके से समझो, ज़िंदगी में फिर उस चीज़ को फिर से मुड़ करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। नोट डाउन करें कॉन्सेप्ट को अभी, आज के बाद इसमें कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए। और अगर आप समझ गए हो तो इस क्विज को करें सॉल्व। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, चारों क्वेश्चंस के अंदर आपको मैंने बहुत हार्ड रखी है डिफिकल्टीज की। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया। मैंने बोल दिया आपको इन चारों में से कोई भी चूज़ करो आपको पहले तो ये देखना है कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, उसमें से लेटर या लेटर ले, या सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, उसमें से लास्ट या लेटेस्ट ले, है ना। वो कंपैरिजन आपको देख के पता लग जाएगा। 2 चीज़ों में हो रहा है तो लास्ट या लेटेस्ट में, लास्ट या लेटर में से एक आएगा, और सॉरी लेटर या लेटर में से एक आएगा,
और अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो लेटेस्ट या लास्ट में से ही आएगा ना। तो चारों में से कुछ भी आ सकता है, आपको अपनी लगानी है बुद्धि। 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स है, कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। चलो बढ़ें आगे, जरूर से ट्राई करें, खुद से कमेंट सेक्शन में डालें। हर रोज़ की तरह जिनके गलत होते हैं मैं कोशिश करता हूँ सही करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली द ओपोजिशन एंड सम फार्मर्स एसोसिएशंस वर अपसेट विद द नोटिफिकेशन। कह रहा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, और ख़ास करके कौन सी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कह रहा है खास करके ओपोजिशन वाली, और कह रहा है और कुछ फार्मर के एसोसिएशंस, कुछ किसानों के महासंघ। कह रहे ये जो चीज़ें थी ना, ये सारी पार्टियां ने, ये थी अपसेट, नाराज़ थी इस नोटिफिकेशन से। अच्छा क्यों नाराज़ थी? ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे, इस ग्राउंड पे। उसका रीज़न ये था दैट वो ये कि द मूव हैज़ रिड्यूस्ड द अथॉरिटी टू अ पपेट ऑफ द सेंटर। मूव ने रिड्यूस कर दिया है, मूव ने कमतर कर दिया है, मूव ने लिमिट कर दिया इस अथॉरिटी को एक पपेट बनने की सेंटर तक, समझ गए ना, सेंटर की कठपुतली बनने तक रिड्यूस कर दिया है इस हरकत ने इस अथॉरिटी को, समझ गए। पपेट क्या होती है? कठपुतली। कठपुतली के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है कई बार, मेरे को याद भी है इसीलिए, मैरिनेट। मैरिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जिसको आप अपने हाथों से कंट्रोल करो, स्ट्रिंग से, जैसे कठपुतली करते हो। दूसरा होता है इसका पौन, पौन को बोलते हैं प्यादा। कठपुतली आपका प्यादा ही होती है ना, जो आप उससे काम करवाना चाहो, प्यादे से भी वही काम करवाते हो, तो पौन इसका एक क्लॉज सिनोनिम है। आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस था, कह रहा है दे पॉइंट आउट that CWMA was created on the direction of the Supreme Court in February 18। अब देखो यहाँ पे दे कौन है, प्रोनाउंस को पहचानने की कोशिश करो, किसके लिए लगा है आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना गैस लेना। कह रहा उन्होंने दे पॉइंट आउट किया, वो ये की क्या इशारा किया कि ये जो अथॉरिटी थी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA में, ये क्रिएट की गई थी पैसिव वॉइस में, वॉज क्रिएटेड, और किस पे? डायरेक्शन पे, दिशा निर्देशों पे सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 18 के अंदर, फरवरी 2018 में। ये था इनका कहना। अच्छा अब ये दे कौन है यहाँ पे? देखो ये सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, फार्मर एसोसिएशन, जो नाराज हैं वही ये बात कहेंगे। तो दे में कौन कौन आ गए? पॉलिटिकल पार्टियाँ आ गई और फार्मर की एसोसिएशन आ गई। इससे ये चीज़ प्रूव हुई, दे जो कि आप जनरली समझते हैं इंसानों के लिए यूज़ होता है, वो निर्जीव और इनएनिमेट चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है ना, इसको आप हमेशा याद रखें। कह रहा इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बिटवीन जून 18 मई 19 when the Union Ministry of Water Resources was in existence, there was no public information on the CWMA being designated as an organization under the ministry। कह रहा ऐसा भी आर्ग्यू किया गया है, ऐसी भी बहस की गई है, ऐसा भी मामला रखा गया सामने, आर्ग्यू किया गया। क्या आर्ग्यू किया गया? दैट वो ये कि कह रहा इस वक्त के बीच में, बिटवीन दिस एंड दैट, समझ गए। कह रहा कब वक्त है, कौन सा वक्त है? कह रहा जब ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि अब जल शक्ति बन गई है, कह रहा जब ये मिनिस्ट्री एग्जिस्टेंस में थी, जब ये जो मिनिस्ट्री थी विद्यमान थी, जो है अपने मौजूद हुआ करती थी। कह रहा इस समय आर्ग्यू ये किया गया है, देयर वॉज, वहाँ थी कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन, है ना, कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं था। और किस बात पे? CWMO के डेजिग्नेट होने पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द मिनिस्ट्री के नीचे, समझ गए सेंटेंस को। कह रहा है जब जिससे आपने जल शक्ति बनाया ना, उसका जो पहले वाला था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसके नीचे हम कभी रहे ही नहीं, तो आप जल शक्ति बनाने के बाद हमें अपने नीचे क्यों ले रहे हो? ऐसा आर्गुमेंट इन किसानों ने और इन एसोसिएशन ने किया। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? ये ऑन CWMA बीइंग डेसिग्नेटेड, ये क्या है बीइंग डेसिग्नेटेड? यहाँ पे देखो, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, पर समझ उन्हीं को आएगा जिन्होंने शुरू से टेंसेस और एक्टिव पैसिव मेरे साथ सीखे हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप देख लेना आपने कितना मेरे साथ सीखा है अभी तक ग्रामर वीडियोज़ के अंदर। आपको पता है महेश इज़ अब्यूजिंग मनीष, महेश अब्यूज़ कर रहा है मनीष को, गाली दे रहा है, एक्टिव सेंटेंस है। इज़ साथ में बी प्लस फैमिली की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, मतलब सेंटेंस एक्टिव में। अगर इसका पैसिव बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, मनीष इज़ बीइंग अब्यूज्ड बाय महेश। ये भी आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी तसल्ली के साथ। अब देखो इसी सेंटेंस को मुझे इस तरीके से लिखना होता पहले वाले को, ही वॉज सरप्राइज्ड एट महेश स्लैपिंग मनीष। वो सरप्राइज था महेश के मनीष को स्लैप करने पे। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, कब एक जेरेंड आता है एक प्रेपोजिशन के बाद
और जेरेंड से पहले उसका सब्जेक्ट आ जाए तो उसका पॉजेसिव केस बनता है, आपको याद होगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहाँ वाले सेंटेंस को पैसिव में लिख दूँ, ये दूसरा वाला, तो कैसे बनेगा? ही वॉज सरप्राइज्ड एट मनीष बीइंग स्लैप्ड बाय मनीष, है ना। तो ये एड प्रीपोजिशन के कारण यहाँ पे पैसिव जेरेंड है। देखो थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं, पर आपको अगर एक्टिव पैसिव समझ में आ गया तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। अगर एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आया तो ये चीज़ आपको टेक्निकली लगने वाली है। कोशिश करें शुरू से ग्रामर को फॉलो करें। ग्रामर प्लेलिस्ट में यहाँ डाल देता हूँ ताकि आपको पता लगे ग्रामर कैसे बनती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एक्टिव पैसिव का खेल है। यहाँ पे एड प्रपोजिशन के कारण ये बीइंग आया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ये पूरा पैसिव सेंटेंस था जो कि इस एड प्रपोजिशन से गया जुड़। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब देखो यहाँ भी हुआ नोटिफिकेशन ऑन CWMA बीइंग डेसिग्नेटेड। कह रहा है सच एन आर्गुमेंट इज वीक एज द CWMA अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ बीन वर्किंग ऑल अलॉन्ग अंडर द मिनिस्ट्री। कह रहा है ये आर्गुमेंट जो है ना कि हमारे को तो आपने पहले लिया ही नहीं था अंडर में, अब कैसे ले लिया। कह रहा है बड़ा वीक आर्गुमेंट है, बड़ी गलत बात है, कच्ची बात है। क्योंकि जो CWMA है ना, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कॉर्पोरेट संस्था है, कॉर्पोरेट बॉडी है, वो वर्क करती आ रही है, हैज़ बीन वर्किंग। और कैसे? ऑल अलोंग अंडर द मिनिस्ट्री, हमेशा से ही, शुरुआत से ही मिनिस्ट्री के अंडर। ऑल अलोंग मतलब क्या? शुरू से ही जो है ना मिनिस्ट्री के साथ साथ ही काम करती आ रही है, उसके अंडर ही नीचे नीचे काम करती आ रही है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप जानते हैं, हैज़ प्लस हैव, हैज हैव या बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। कोई काम जो पहले भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और जारी है होना। दूसरी चीज़, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? मैंने आपको बताया अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, समझ गए ना। कॉर्पोरेट बॉडी को कॉर्पोरेट बॉडी ना लिख के हम लिखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान से देखोगे तो कॉर्पोरेट एडजेक्टिव होता है, कॉर्पोरेट कंपनियां, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, है ना, कॉर्पोरेट एडजेक्टिव होता है। बॉडी होता है एक नाउन, है ना, कॉमन नाउन है, काउंट कर सकते हो इसको। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट लिख रहा हूँ तो ये जो है ना बॉडी, ये जो नाउन, ये कॉर्पोरेट से पहले आ रहा है, मतलब एडजेक्टिव नाउन को फॉलो कर रहा है। अब आपको मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ फ्रेजेस इंग्लिश में जो है ना सेट हैं जिनके हमेशा बाद में एडजेक्टिव हमेशा फॉलो करता है। कुछ फ्रेजेस हमेशा सेट है, जैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी पॉलिटिक। बॉडी पॉलिटिक कौन होते हैं? पॉलिटी मतलब लोग, जनता, बॉडी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना, वो हो सकती है बॉडी पॉलिटिक। तो पॉलिटिक यहाँ पे और एडजेक्टिव है, बॉडी के बाद में आ रहा है। बैटल रॉयल, एक रॉयल बैटल है, एक जो है खानदानी बैटल है, शाही बैटल, उसको अपने बैटल रॉयल बोलते हैं, रॉयल बैटल नहीं बोलते। रॉयल आता है हमेशा बैटल के बाद में, इस तरह के फ्रेजेस में। टाइम इमोरियल, इमेमोरियल, इमेमोरियल भी एक एडजेक्टिव है, ऐसी चीज़ जो आपको याद ना हो। और कौन सा टाइम? जब से आपको चीज़ें याद ना हो, है ना। टाइम इमोरियल मतलब आदि, वो आदि अनादि काल बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं टाइम इमोरियल। इमेमोरियल हमेशा टाइम के बाद में आता है। ये फ्रेज ऐसे ही लिखा जाता है। हेयर अप्रेंट, हेयर अप्रेंट का मतलब कौन है? वारिस, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो, मतलब बाप का बेटा है ना, उसको बोलते हैं हेयर अप्रेंट। वो अप्रेंट एयर नहीं होता, लीगल लैंग्वेज में हेयर अप्रेंट आता है। अब देखो ये काम कहाँ आएगा? ये काम आएगा पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वहाँ आपको देगा इमेमोरियल टाइम, पॉलिटिक बॉडी, एपरेंट एयर, वहाँ आपको ये तिगड़म लड़ानी है। सर ने बताया था, अरे यार ये फ्रेज तो हमेशा एडजेक्टिव को अपने बाद में लेते हैं। अब ये इडियोमेटिक है, इसके पीछे रीज़न नहीं है, बोला जाता है इस तरीके से। अब दूसरा मैंने एक और कैटेगरी बनाई है ऐसी फ्रेजेस की, ये आपके सामने है। प्रोफेसर एमिरिटस, ऐसा प्रोफेसर जो रिटायर हो गया है, रिटायर होने के बाद भी प्रोफेसर कहलाता है, उसको हम कहते हैं प्रोफेसर एमिरिटस। अटॉर्नी जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट इलेक्ट, PM डेसिग्नेट, ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गए हो पर अभी तक प्रेसिडेंट का कार्यभार आपने ले लिया है ना, ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, इलेक्शन में आपका नाम आ गया है, जीत भी गए हो, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो पर अभी प्रेसिडेंट बनना, आपका शपथ लेना बाकी है। वही होता है PM डेसिग्नेट। पता है सबको ये PM बनेंगे, डेसिग्नेट हो गए हैं पर अभी PM की शपथ लेना इनका बाकी है, PM डेसिग्नेट। इन वर्ड्स को याद रखें, हमेशा ये फ्रेजेस इसी तरह से चलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चीज़ें बहुत सारी होती है बताने वाली, मैं बहुत चीज़ों को मिस करने के बाद सेलेक्टिवली आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब उनके पीछे बताने का रीज़न होता है, ये आपसे पूछी जाती हैं और फिर पूछी जाएंगी। जब पूछी जाएंगी तब आप याद करोगे कि सर ने मुझे बताई थी, है ना। सिलेक्टिवली टाइम को शॉर्ट रखने के लिए कुछ टॉपिक्स को मैं मिस करता हूँ, और जो मैं रख रहा हूँ ना उनको जरूर से नोट डाउन करें, काम के यहाँ आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन इन द केस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर द कावेरी रिवर अथॉरिटी। ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है अभी? CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है? कावेरी रिवर अथॉरिटी। मतलब दोनों एक जैसे हैं पर इनका नाम अलग अलग है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये। अब देखो वही क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ तक कि केस में इसके प्रेडिसेसर के,
प्रेडेसेसर होता है आपका पुरखा, आपके बाप दादा, एंसेस्टर्स या आपसे पहले आने वाले एंटीसीडेंट। तो कह रहा है यहाँ तक कि इसके केस में इसके प्रेडेसेसर के, अब ये प्रेडेसेसर कौन है, ये वाला, मतलब CWMA जो है ना पहले इस नाम से जानी जाती थी। तो कह रहा है यहाँ तक कि इस अथॉरिटी के होने के वक्त भी, अब ये कब से कब तक थी, 98 से 13। और कह रहा है इसके क्या होने के साथ ही इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे और इसके जो CM थे, मेंबर थे, जो CM कौन से, जो थे बेसिन स्टेट्स के, जहाँ पे कावेरी जो अपनी रिवर है उसका बेसिन बनता है। कह रहे हैं यहाँ तक कि इसके प्रेडेसेसर के CM और जो है PM के चेयरमैन और मेंबर होने के साथ ही क्या हुआ, कह रहे द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है ना हैड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो वाटर रिसोर्स की मिनिस्ट्री जो थी उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था, प्रशासनिक पूरा नियंत्रण उसी के पास था। तो कह रहा पहले भी जो पहले वाली थी ना, इसकी जो दादी थी उसके पास भी, वो भी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के नीचे ही काम किया करती थी। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा इनफैक्ट वास्तव में द CWMA हैज़ हैड only a part-time head. The chairman of Central Water Commission CWC attached to the ministry. कह रहा वास्तव में CW है ना, CWMA इसका रहा है हैज़ हेड, इसके पास रहा है महज एक पार्ट टाइम हेड, और वो कौन है, चेयरमैन है जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन का, और जो कि अटैच्ड है मिनिस्ट्री से, इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो समझ गए ना। तो इसका पार्ट टाइम हेड भी जो है हमेशा मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए मिनिस्ट्री के अंडर CWMA को लिया गया है। सेंटेंस में देखने वाला स्ट्रक्चर कौन सा आया, हैज़ हेड। मैं इस हैज़ हेड को आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम कई बार इसको कर चुके हैं, शायद 5 बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको, है ना। अब मैं आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 सेंटेंसेज हैं, इसके अंदर हैज़ हैड स्ट्रक्चर को मैंने गलत तरीके से यूज़ किया हुआ है, आपको उनको करना सही है ना। सिर्फ हैज़ हैड जहाँ जहाँ जो सही करना ना, सही वाला पोर्शन डाल दें कमेंट सेक्शन में। तीसरे में ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनाना। बाकियों में टेंस चेंज नहीं करेंगे आप, तीसरे में टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब उन लोगों पे आ जाओ जिन लोगों ने सीखा नहीं, तो यहाँ पे वीडियो डाल देता हूँ, 5 मिनट की वीडियो है, पहले सीख करके आ जाओ, फिर हैज़ हैड को सॉल्व कर लेना। एडिटोरियल देख लो, बाद में देख लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा इसको। चलो आगे बढ़ें। स्ट्रक्चर जरूर नोट करना, सिंपल सी स्ट्रक्चर है बच्चों वाली, अच्छे नहीं लगते हो आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, हैज़ हैड नहीं जानते हो भी क्या होता है। कह रहा बिसाइड्स, साथ ही साथ, देयर आर 8 इंटरस्टेट रिवर्स वाटर बोर्ड्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। साथ ही साथ वहाँ पे हैं 8 स्टेट्स के बीच के वाटर बोर्ड्स इस मिनिस्ट्री के अंडर। तो कह रहे कावेरी नहीं है अकेली, और 8 भी हैं ऐसे ही जो इसके अंडर हैं, मिनिस्ट्री के अंदर इंटर स्टेट हैं, जो कि 2 स्टेटों से 1 से ज़्यादा स्टेटों के बीच में बने हुए हैं। कह रहा अलॉन्ग विद CWMA 4 अदर बॉडीज including the Krishna and Godavari water management boards which have been in existence since 2014 following the reorganization of Andhra Pradesh were designated to be under the ministry। कह रहा साथ ही साथ CWMA के, जिसको अभी हमने अंडर लिया सेंटर के, कह रहा साथ ही साथ इसके 4 और वाटर बॉडी भी हैं, 4 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल है, कृष्णा और गोदावरी मैनेजमेंट बोर्ड भी है ना। 2 और होंगी, 2 के नाम तो इसने बता दिए। कह रहा ये वो 4 हैं जो कि एग्जिस्टेंस में हैं, जो कि मौजूद हैं सिंस 2014 से। और कब से है ये, कह रहे बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया आंध्र प्रदेश का, जब तेलंगाना बनाया गया, है ना। कह रहे ये चारों की चारों सारी की सारी 2014 से ही बनी हुई हैं इसके CWMA के साथ। कह रहे ये जो है ना सारे चारों, ये वर डेजिग्नेटेड टू बी अंडर मिनिस्ट्री, इनको भी डेजिग्नेट कर दिया गया था मिनिस्ट्री के अंदर, इनको भी मिनिस्ट्री के नीचे ले लिया गया था। समझ गए ना। सिंपल सेंटेंस है, इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द फॉर्मलाइजेशन of the CWMA status corrects an apparent lapse on the ministry's part and addresses administrative issue। कह रहे जो फॉर्मुलाइज करने का काम है ना, किसको, CWMA के स्टेटस को आधिकारिक तौर पे मिनिस्ट्री के अंदर लाने का जो काम है, फॉर्मुलाइजेशन करने का काम है। कह रहे ये काम जो है करेक्ट कर देता है एक जाहिर से लैप्स को, एक साफ साफ दिखाई देने वाली चूक को, और किस पे, मिनिस्ट्री के पार्ट पे, है ना, सेंटर की तरफ से। और कह रहा है यही काम जो है ना ये एड्रेस करता है एंड एड्रेसेस, संबोधित करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को, प्रशासनिक मुद्दों को। तो कह रहा है बिल्कुल सही काम है ये, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है मिनिस्ट्री ने गलती ये कर दी, आज तक क्यों इसको अपने अंडर नहीं लाई, और अभी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है उनको एड्रेस भी कर देगा ये वाला काम। सेंटेंस पे देखने वाला कुछ नहीं है, सब्जेक्ट इसकी 2 वर्ब्स आई हैं, एंड कंजंक्शन से 2 वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। एपरेंट आप जानते हैं जाहिर हो, क्लियर हो, विजिबल हो, एविडेंट हो। लैप्स होती है चूक, आपसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, जो है आपको कोई जो है गलती कर जाओ। बढ़े आगे। कह रहे अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट द नोटिफिकेशन डज नॉट इन एनी वे ऑल्टर द कैरेक्टर,
फंक्शंस और पावर्स ऑफ द CWMA। कह रहे सिवा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या है, साथ ही साथ, सिवा या बिसाइड्स। कह रहे साथ ही साथ या सिवाय मीट करने के प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए प्रोसीजर ज़रूरी थी, कह रहे अपार्ट फ्रॉम, उनके अलावा। कह रहे जो ये नोटिफिकेशन है ना, ये किसी भी तरीके से नहीं, इन एनी वे नहीं करता है ऑल्टर, नहीं लाता है बदलाव। और किस में, कैरेक्टर में, चरित्र में, फंक्शंस में, कामों में, पावर्स में, ताकतों में CWMA के। समझ गए ना, इससे कोई भी नोटिफिकेशन से ना कैरेक्टर चेंज हुआ, ना फंक्शन चेंज हुए, ना पावर चेंज हुई CWMA की। अब देखो कौन सा CM है, कह रहे दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्कीम ड्रॉन अप अ फ्यू ईयर्स अगो एंड विच वॉज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे जो कि फॉर्म करते हैं स्कीम के एक पार्ट को, जो कि ड्रॉप की गई थी, फॉर्मुलेट की गई थी कई सालों पहले, फ्यू ईयर्स अगो पहले, और जिसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारी एपेक्स कोर्ट के द्वारा। समझ गए ना, ये वो हैं कैरेक्टर, फंक्शन और पावर्स CMA के, जिनको इस तरीके से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। समझ गए सेंटेंस को। ऑल्टर वर्ड आप जानते हैं, चेंज करना, मॉडिफाई करना। अपार्ट फ्रॉम मैंने आपको बता दिया। ये ड्रोन अप क्या है, अचानक से आई हुई V3 है भाई, ड्रॉ का ड्रोन बनाया हुआ है। V3 क्यों, क्या करती है अचानक से आई हुई, वो काम करती है एडजेक्टिव बनने का। कौन सी स्कीम, वो स्कीम जो ड्रॉप की गई थी, जिसको बनाया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था, है ना। अचानक से आई V3 एडजेक्टिव का काम करती है, अपने आसपास जो नाउन आ जाए उसके लिए। चलो, कह रहा इफ़ देयर इज एनीथिंग द सेंटर कैन बी ब्लेम्ड फॉर, इट इज़ द वे द CWMA फंक्शंस। कह रहा अगर वहाँ कोई चीज़ है, इफ़ देयर इज एनीथिंग, और क्या कह रहा जिसके लिए सेंटर को ब्लेम किया जा सकता है, द सेंटर कैन बी ब्लेम फॉर। कह रहा अगर कोई चीज़ है, अगर जिसका सेंटर पे हम जो है ब्लेम डाल सके हैं, कह रहा इट इज़, वो ये है, द वे, जो तरीका, द CWMA फंक्शन, जिसके अंदर CWMA फंक्शन करती है। कह रहा सिर्फ और सिर्फ यही आप है ना सेंटर पे ब्लेम डाल सकते हो, CWMA फंक्शन कितने बुरे तरीके से काम किया करती है। आगे बढ़े, सेंटेंस सिंपल सा यहाँ पे। कह रहा इवन 2 years आफ्टर इट्स फॉर्मेशन द अथॉरिटी डज नॉट हैव अ फुल फ्लैश्ड चेयरमैन। यहाँ तक कि 2 साल बाद अपने फॉर्मेशन के, ये जो अथॉरिटी है ना, इसका नहीं है, डज नॉट, इसके पास नहीं है एक ऐसा चेयरमैन जो फुल फ्लैज हो, जो आज़ाद हो, जो पूरी तरह से पार्ट टाइम ना होकर के फुल टाइम काम करे। अब इस वर्ड पे आ जाओ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को, ये फुल फ्लैश क्यों लिखते हो आप, फुल फ्लैश कोर्स चाहिए सर हमें, मुझे इंग्लिश फुल फ्लैश सीखनी है। क्या होता है फुल फ्लैश, ये फुल फ्लैज वर्ड है जिसको आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है न्यूज़पेपर्स में और कहीं पे ध्यान दिया नहीं, इसको आप बोल देते हो फुल फ्लैश। फुल फ्लैश नहीं होता, फुल फ्लैश्ड। अब इसको याद कैसे करना है, फ्लैश करने का काम क्या होता है, जब किसी कबूतर के पंख आने लगते हैं ना, किसी पंछी के, तो वो फ्लैज हो जाता है। समझ गए ना, फेदर्स, पंख लगने का काम। अब फुल फ्लैश्ड पंछी कौन सा होगा, जो पंछी आज़ाद है, फुल्ली अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब फुल फ्लैज चेयरमैन कौन सा होगा, ऐसा चेयरमैन जो इंडिपेंडेंट है, पूरा टाइम उसका काम यही है काम करने का, पूरी उसको आज़ादी मिली हुई है, टोटली फुल फ्लैज्ड है। समझ गए ना, तो फुल फ्लैज इसलिए होता है, हमें वी नीड ए फुल फ्लैज्ड प्लान, हमें एक पूरा प्लान चाहिए, इंडिपेंडेंट प्लान चाहिए ना, फुल फ्लैज्ड। चलो आगे बढ़े। कह रहे द सेंटर वुड डू वेल टू एक्ट एटलीस्ट नाउ इन मेकिंग द CWMA फुली ऑपरेशनल। सेंटर अच्छा करेगी, वुड डू वेल, देखिए डू वेल जानते हैं ना, अच्छे से कोई काम को करना, तो कह रहा है सेंटर बिल्कुल सही काम करेगी, वुड डू वेल करेगी, और क्या करने में, एक्ट करने में, कम से कम अब, और किस चीज़ में, मेक करने में, CWA को पूरी तरह से ऑपरेशनल, पूरी तरह से ऑपरेशन में लाने में। और कब, कह रहा व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून इज़ अबाउट टू सेट इन, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो है अबाउट टू, वो है नज़दीक सेट इन होने के। अबाउट टू सेट इन समझते हैं ना, देखो सेट इन, सेट आउट, सेट ऑफ, सेट फॉरवर्ड, सेट फोर्थ, ये सब मैं आपको खबरी पे करवा चुका हूँ। आपकी प्रेपोजिशन कौन सी सीरीज़ थी वो, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में, जानते हो ना आप। जो लोग अभी खबरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हो आप, सारी वोकेबलरी को मैं वहाँ ले रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब्स करवा दी, कंबाइंड फिक्स प्रेपोजिशन करवा दी, फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस होगी। अभी चल रही है वर्ड पावर मेड इजी, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रूट वर्ड्स है ना, उनके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं खबरी के ऊपर। तो सारा मोटा मोटा SSC बैंक की जो वोकेबलरी है ना, उसको मैं फॉर्मूला के साथ आपको करवाता हूँ, ताकि रटना ना पड़े, याद करना पड़े। ज़रूर से फॉलो करें, अगर अभी तक आपने खबरी को फॉलो नहीं किया है, चैनल का लिंक रखा है यहीं पे खबरी का डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आ जाओ सेट इन, बताया था मैंने आपको, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को बिगिन करना, एस्टेब्लिश करना। तो कह रहा है इससे पहले कि मानसून स्टार्ट हो, सेट इन हो, शुरुआत हो जाए मानसून की, आप जो है इस काम को कर दें, ऑपरेशनल बना दें CWMA को। सेट इन से जैसे और बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, सेट आउट, सेट ऑफ, सेट फॉरवर्ड,
आपको याद है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं याद ना तो सर्च करो इनको, अभी खोलो डिक्शनरी को, डालो, लिखो कहीं पे, कमेंट सेक्शन में डालो, अपनी डायरी में लिखो कहीं पे। ये 4-5 हैं, एक ही वर्ड के ऊपर बनी हुई हैं, तो सबको याद कर डालो ना। सेट ऑफ, सेट आउट, सेट फॉरवर्ड, सेट फोर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एट द सेंटर हैव बीन वरी ऑफ एक्टिंग डिसाइसिवली। कह रहे एक के बाद एक आने वाली सरकारें, और कहाँ पे, सेंटर के अंदर, वो रही हैं वेरी। वेरी क्या होता है, कॉशियस। वेरी का मतलब होता है केयरफुल, वेरी का मतलब होता है सर्कमस्पेक्ट, वेरी का मतलब होता है किसी चीज़ से आप जो है ना डरते रहते हो ना, बड़े जो फूक फूक के काम रखते हो, कदम रखते हो। तो कह रहे एक के बाद एक आने वाली सरकारें जो हैं सेंटर की, उन्होंने फूक फूक के कदम रखा है डिसाइसिवली एक्ट करने में। इस तरह से एक्ट करें कि डिसीजन निकले कोई जो है सही तरीके से एक्ट करें। कह रहे अदर देन सिवाय अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर फियर ऑफ एलिनेटिंग वोटर्स इन वन ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व। कह रहे बजाय, देखो अदर देन, कह रहे सिवाय किसके, ऑर्डर्स के नीचे सुप्रीम कोर्ट के डर के कारण एलिनेट करने के इनके वोटर्स को एक स्टेट्स के अंदर इन्वॉल्व। सेंटेंस को थोड़ा समझना। ये कह रहा है एक के बाद एक गवर्नमेंट आई ना, हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, डिसाइसिवली कोई एक्शन उन्होंने कावेरी के ऊपर लिया नहीं। क्योंकि वो डरते क्यों थे, वो डरते थे कि वोटर्स को, देखो दोनों स्टेट्स में झगड़ा है, तो अगर हम जो इस तरफ का पक्ष लेंगे तो उस स्टेट के लोग सेंटर में वोट नहीं डालेंगे बीजेपी या कांग्रेस को, इधर वालों को देंगे तो उधर के नहीं डालेंगे। तो वोटर्स को एलिनेट नहीं करना चाहते थे, वो वोटर्स को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इस चक्कर में कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं। और कहते लेते कब थे, कह रहे अदर देन सिवाय इस चीज़ के, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आए तो सुप्रीम कोर्ट बोल दे तो वो कर देते थे, अपने आप से कोई भी डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते थे, वेरी ऑफ इस चीज़ के लिए रहते थे। अब शायद इस सेंटेंस को आप समझ जाएंगे। वेरी के बाद हमेशा फिक्स है, ऑफ प्रपोजिशन लगती है, इसीलिए इसके सारे के सारे सिनोनिम में उनके बाद भी ऑफ प्रपोजिशन लगती है। कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट है ना, किसी चीज़ के लिए केयरफुल होना, केयरफुल भी ऑफ ही लेता है अपने बाद। दूसरा, एलियनेट करने का मतलब क्या होता है, एलियन आ रहा है ना इसमें, एलियन कौन होता है, जो चीज़ आपके लिए नहीं हो, जो चीज़ आपके लिए बाहर वाली हो। तो किसी को एलियनेट करने का मतलब ये है किसी को एलियन बनाना, स्ट्रेंजर बनाना, ऐसा बना देना कि आपसे कोई नाता नहीं उसका, मतलब कोई चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई हो उसको आप नाराज़ कर देना, ऐसे निकला इसका मतलब। एलियनेट करना मतलब किसी को एलियन बना देना, आज आपको वो जानता है, कल आपसे वो स्ट्रेंजर हो जाए, आपसे नाराज़ हो जाए, आपसे बातचीत करना बंद कर दे। इसी का एक सिनोनिम है स्ट्रेंज करना, किसी को स्ट्रेंज बना देना। स्ट्रेंज बना देना मतलब क्या है, आज आपको जानता है, कल आपके लिए स्ट्रेंजर बन जाए, किसी को नाराज़ कर देना। तो एलिनेट एंड स्ट्रेंज दोनों का मतलब एक ही है, किसी को नाराज़ करना। आगे बढ़े, कह रहे द लेटेस्ट एपिसोड शुड कन्विंस पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिलेंटलेस politicization of each and every matter concerning water resources does not benefit the stakeholders। कह रहे जो लेटेस्ट एपिसोड आया है, अब देखो द लेटेस्ट याद है ना, सबसे नया, अब यहाँ पे लास्ट नहीं आ सकता, लास्ट एपिसोड नहीं। कह रहे जो सबसे नया घटनाक्रम आया है, एपिसोड आया है, जो हैपनिंग हुई है, उसको कन्विंस कर देना चाहिए सियासी पार्टियों को, दैट वो ये कि जो ये पॉलिटिसाइजेशन है ना, जो राजनीति है हर चीज़ की, और कैसी राजनीति, रेलेंटलेस, ना थकती है ना रुकती है, ना किसी चीज़ पे आप दया खाते हो। तो कह रहा ऐसी जो राजनीति करते हो ना, रेलेंटलेस, बिना थके बिना रुके, और किसकी, हर उस मुद्दे की जो कंसर्निंग हो वाटर रिसोर्सेज से, जो रिलेटेड हो पानी के रिसोर्सेज से। कह रहा है ये राजनीति जो है ये नहीं बेनिफिट करती है, नहीं जो है फ़ायदा पहुंचाती है स्टेक होल्डर्स को, भागीदारों को। आपको फ़ायदा मिलता है, लोग प्यासे के प्यासे हैं दोनों स्टेट्स के अंदर आपकी इस राजनीति के चक्कर में। इस एपिसोड को, इस चीज़ को कन्विंस कर देना चाहिए। बढ़े आगे, कह रहे द पार्टीज शुड रियलाइज दैट इलेक्ट्रोल गेन्स और लॉसेस आर नॉट ऑलवेज लिंक टू देयर स्टैंड ऑन एनी इशू। कह रहे जो पार्टियाँ हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि इलेक्ट्रोल गेन्स हैं, चुनावी जो फ़ायदे हैं, इलेक्ट्रोल गेन्स मतलब वोटों में फ़ायदे, और नफ़े या नुकसान, लॉसेस भी है ना, कह रहा वो हमेशा लिंक नहीं होते उनके स्टैंड पे, उन्होंने जो स्टैंड लिया होता है एक किसी इशू पे, है ना, किसी एक इशू के ऊपर नहीं बनते आपकी सरकार ना बनती है ना गिरती है, ऐसा उनको रियलाइज़ करना चाहिए। कह रहा है इवन इफ इट इज़ द कावेरी द लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडुज राउस बॉल। कह रहा है अगर यहाँ तक कि चाहे ये कावेरी की बात हो, जो कि लाइफ लाइन है तमिलनाडु के राइस के बॉल की, चावल के कटोरे की, समझ गए। तो कह रहा है एक मुद्दे के ऊपर स्टैंड से आप कभी भी सरकार ना बनाओगे ना गिराओगे, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। चाहे बात कावेरी की कर लें, इस मुद्दे की कर लें जो पूरे तमिलनाडु का राइस बॉल है। अब दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, समरी तो आप डालेंगे ही। राइस बॉल अभी चेक करें, जीएस का क्वेश्चन है, राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु क्या है ना, क्यों बोलते हैं इसको राइस बॉल, क्यों इतना राइस यहाँ से आता है, इसलिए बोलते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, है ना, इसको सर्च करें। दूसरा समरी को डालें, क्वेश्चन आपसे जो मैंने पूछे क्विज़ के और हैज़ ऐड पे ना, उनको भी आज सॉल्व करें।
अब जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनको मैं रात में डाल रहा हूँ। आज जैसे रात में 10 बजे आएगा हु वर्सेस होम, है ना। 4-5-10-15 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था, सिखाया था आपको। अब वो कॉन्सेप्ट 8-7 मिनट का है, उसको मैं रात को 10 बजे अपलोड करूँगा। साथ में उसमें कुछ एडिशनल सेंटेंसेज होंगे या जो क्विज़ मैंने आपसे पूछा होगा उसके आंसर्स अपडेटेड होंगे, है ना। तो ये आपके अलग से काम आ जाएंगे। ज़रूर से इन वीडियोस को फॉलो करें अगर फटाफट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है चैनल की ग्रोथ, है ना। शेयर्स और लाइक्स ही बताते हैं चैनल कितना ग्रो करेगा। साइनिंग आउट।